गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। गुरुवार की रात डांसर एक्टर राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी पहुंचे थे। यहां उनके पहुंचते ही फैंस की भीड़ जमा हो गई। इस पार्टी से आर्यन खान जब बाहर निकल रहे थे तो उनके साथ पीछे शहनाज गिल भी नजर आई। हालांकि इस वक्त उस वीडियो की चर्चा है जिसमें भीड़ के बीच से चल रहे आर्यन के सामने एक शख्स नीचे गिर पड़ा। हालांकि चर्चा सबसे अधिक इस बात को लेकर हो रही है कि इस मौके पर शाहरुख के लाडले ने मौके को किस खूबसूरती से संभाला। वहीं वीडियो में राघव जुयाल का हाथ थामे शहनाज गिल नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी के कई वीडियो सामने आए हैं। आर्यन की डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में राघव जुयाल भी नजर आए थे और आर्यन से उनकी काफी करीबी कनेक्शन है। इस मौके पर आर्यन की सादगी ने फैंस का दिल छू लिया। सबसे पहले बात करते हैं इस खास वीडियो की जिसमें फैन जमीन पर गिरता है और आर्यन उसे प्यार से उठाते हैं। अब जनता इस वीडियो को लेकर काफी तारीफें कर रही है। एक यूजर ने लिखा, फैंस की इज्जत करना आर्यन खान से सीखे। भीड़ के बीच एक फैंस उनके पास आता है तो लड़खड़ा कर गिर जाता है। तुरंत आर्यन खान उसको अपना हाथ देकर उठाने लगते हैं। आर्यन खान में शाहरुख खान के संस्कार साफ दिखते हैं। ये तो हुआ उनकी तारीफों का वीडियो। एक और वीडियो वायरल है जिसमें जनता मिले जुले रिएक्शन दे रही है और आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। दूसरे वीडियो में आर्यन थोड़े लड़खड़ाते दिखते हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए धर्मेंद्र नाम की यूजर लिखते हैं, नेचर सिग्नेचर और हैबिट जल्दी नहीं जाती है। ड्रग्स के मामले में सब समर्थन में आ गए थे। अब शाहरुख खान के पुत्र आर्यन टल्ली हो गए हैं। अजीत अंजुम ने इन्हें जवाब देते हुए लिखा, ठीक है कि उसने ज्यादा पी रखी होगी धर्मेंद्र जी, लेकिन अगर वो शाहरुख खान का बेटा ना हो तो उसके पीने का कोई वीडियो वायरल भी नहीं होगा। हमने कई सालों तक नोएडा के चैनलों के आसपास भी न्यूज रूम से बाहर निकलकर पियक्कड़ में तब्दील हुए पत्रकारों को देखा है। कार को बार में तब्दील करने वाले ऐसे पत्रकार हर रोज कानून तोड़ते हैं। सार्वजनिक जगहों को मैखाना बना देते हैं। किसी से फोन करके पूछ लीजिए, बहुतों के नाम पता चल जाएंगे। शनिवार को जरा आप दिल्ली और गुरुग्राम के 5 सितारा होटलों के पास घूम आइए, आपको बहुत से टल्ली मिल जाएंगे। बड़े बड़े घरों के लौंडे लड़खड़ाते हुए गाड़ी में बैठे हुए दिखेंगे। सनातनी परिवार के लड़के भी। शाहरुख खान के बेटे को ड्रग के मामले में उसे फंसाया गया, ये बात साबित हो चुकी है। कभी कुंभ मेले में छापा पड़ जाए तो बहुत से सैकड़ों किलो गांजा, चरस और बहुत कुछ बरामद हो सकता है। एक और यूजर ने लिखा, आर्यन खान का राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी से निकलते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। पहले क्रूज केस और अब इस वीडियो का इस्तेमाल एक बार फिर उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए किया जा रहा है। किसी की प्राइवेट जिंदगी को सबके सामने लाना और इस तरह उनकी इमेज बनाना या खराब करना कितना सही है। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए या कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो लोगों का सवाल उठाना समझ में आता है, लेकिन जब कोई बस एक प्राइवेट पार्टी से निकल रहा हो तो बिना सच्चाई जाने उन्हें ड्रग्स या शराब से जोड़कर कमेंट करना ना तो सही है और ना ही जिम्मेदार। इस तरह की कवरेज अक्सर पहले से बनी बनाई सोच को और मजबूत करती है। क्रूज केस के दौरान भी पूरी सच्चाई सामने आने से पहले ही मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया के एक बड़े हिस्से ने आर्यन खान के जरिए SRK को निशाना बनाया था। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या बिना पक्के सबूत के एक बार फिर आर्यन खान की पब्लिक इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी खास विचारधारा वाले ग्रुप की टूलकिट का हिस्सा है ताकि आर्यन को एक और संजय दत्त बनाया जा सके? दरअसल ये वीडियो राघव की पार्टी का ही है, मगर लोग इस वीडियो को क्रॉप करके अलग अलग तरह के एंगल के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई आर्यन के लड़खड़ाने पर सवाल उठा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे। इसके बाद बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश के एक 25 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुरुग्राम में किराए के घर में मृत पाई गई, जबकि उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति की लाश बाद में पास की रेलवे पटरियों पर मिली। पुलिस को शक है कि यह हत्या और आत्महत्या का मामला हो सकता है। हालांकि जांच करने वालों का कहना है कि इस घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। मृतक महिला इंशराह अयूबी उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली थी और एक इंटरनेशनल हेल्थ केयर सर्विस कंपनी ऑप्टम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। वहीं छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले 25 साल के श्रेष्ठ मलिक उसी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर थे। पुलिस के मुताबिक इंशराह के परिवार ने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन से तब संपर्क किया जब वे काफी समय तक उससे संपर्क नहीं कर पाए। उसके फोन की आखिरी लोकेशन सेक्टर 55 के एक किराए के कमरे में मिली जहां मलिक रह रहा था। पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा और इंशराह को खून से लथपथ हालत में पाया। शुरुआती जांच से पता चला कि उसे कई बार चाकू मारा गया था और उसका गला रेता गया था। सोमवार को हुए पोस्टमार्टम में उसकी गर्दन, छाती, चेहरे और पीठ पर 6 चोटें पाई गई, जिनमें गर्दन पर एक गहरा घाव भी शामिल था। पुलिस ने कहा कि शव की हालत से पता चलता है कि शव मिलने से करीब 24 घंटे पहले ही उसकी मौत हो गई थी।
जब गुरुग्राम पुलिस हत्या की जांच कर रही थी तभी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने उन्हें बताया कि शनिवार को गढ़ी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक से एक युवक का शव मिला है। बाद में दस्तावेजों और मोबाइल फोन के जरिए मृतक की पहचान श्रेष्ठ मलिक के तौर पर हुई। पुलिस को पहले लगा कि ये रेल दुर्घटना का मामला है, लेकिन इंशराह का शव मिलने के बाद जांचकर्ताओं ने इसे हत्या के बाद आत्महत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने बताया कि इंशराह और श्रेष्ठ दोनों जुलाई 2025 में ऑप्टम में शामिल हुए थे और कंपनी की ऑफिस कैब में एक साथ यात्रा करते थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि इंशराह 1 जुलाई को अपने पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से मलिक के किराए के मामले में रहने चली गई थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या दोनों के बीच कोई निजी रिश्ता था। हालांकि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। जांचकर्ताओं के मुताबिक श्रेष्ठ ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर से ग्रेजुएशन किया था और ऑप्टम में शामिल होने से पहले सैमसंग में इंटर्नशिप की थी। इंशराह ने कंपनी में शामिल होने से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन के एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि इंशराह के परिवार की शिकायत के आधार पर मलिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कुमार ने कहा, जांच चल रही है और हम दोनों के माता पिता को विस्तार से पूछताछ के लिए बुलाएंगे। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए दोनों मृतक इंजीनियरों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं। अधिकारी घटनाओं के क्रम को समझने के लिए रहने की जगह और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण कर रहे हैं। हत्या में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध हथियार यानी मलिक के कमरे से बरामद चाकू को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि इस दुखद घटना की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। चलिए अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। What is this, huh? What is this, huh? What is this, huh? No, I said I will not allow anyone. Then how you came? You came forcefully inside and you are showing your private part to me. No, I will do police complaint. बेंगलुरु में एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया गया है। नीलोफर फातिमा ने आरोप लगाया कि वो बिना अनुमति के उसके अपार्टमेंट में घुस गया और वॉशरूम इस्तेमाल करने का बहाना बनाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी की पहचान विजय मल्लिकार्जुन कामत के रूप में हुई है। बेंगलुरु पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत के आधार पर मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 79 और 329 क्लॉज 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। महिला का कहना है कि डिलीवरी एजेंट ने बार बार मना करने के बावजूद उनकी बात अनसुनी कर दी। ये घटना तब सामने आई जब नीलोफर फातिमा नाम की महिला ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव का ब्यौरा दिया और इंस्टाग्राम पर घटना के दौरान रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो साझा किया। उनके अनुसार डिलीवरी एग्जीक्यूटिव उनके फ्लैट पर पार्सल पहुंचाने आया और फिर उनसे वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। नीलोफर ने बताया कि उन्होंने बार बार अनुरोध ठुकरा दिया और समझाया कि वो अजनबियों को अपने घर में नहीं आने देती। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अगर बहुत जरूरी हो तो वो पड़ोसियों से संपर्क करे। बार बार मना करने के बावजूद डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने कथित तौर पर अपने जूते उतारे और उनकी अनुमति के बिना फ्लैट में प्रवेश किया। उसने आगे आरोप लगाया कि वॉशरूम से बाहर आने के बाद उस व्यक्ति ने उसके सामने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे वो स्तब्ध, अपमानित महसूस करने लगी और अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगी। घटना बताते हुए नीलोफर ने बताया कि वो घर पर अकेली थी और उसे डर था कि स्थिति और बिगड़ सकती है। उसने कहा कि उसने अपने फोन का कैमरा चालू कर दिया, मुख्य दरवाजा खुला रखा और प्रवेश द्वार के पास ही खड़ी रही ताकि जरूरत पड़ने पर वो बाहर भागकर मदद मांग सके। मैं बहुत डर गई थी। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मैंने अपने फोन का कैमरा चालू रखा, मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया और प्रवेश द्वार के पास खड़ी रही, क्योंकि मुझे डर था कि अगर कुछ हुआ तो मैं मदद के लिए बाहर भाग सकूंगी। उसने कहा, जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसने मेरे सामने अपने गुप्तांग दिखाए। मुझे सदमा लगा, मेरा अपमान हुआ, मैं शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अपने ही घर में पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रही थी। अपनी पोस्ट में नीलोफर ने इस बात पर जोर दिया कि उनके बार बार इनकार करने पर भी बातचीत समाप्त हो जानी चाहिए थी और किसी को भी किसी महिला की सीमाओं का उल्लंघन करने या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। अब इसी घटना को सोशल मीडिया यूजर शेयर कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। हर्षा ने लिखा, एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है जिसमें फ्लिपकार्ट के एक डिलीवरी बॉय ने जबरदस्ती एक महिला के वॉशरूम में घुसकर उसे अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए। ये क्या हो रहा है? महिलाएं अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। सख्त कार्रवाई की जरूरत है। एक और यूजर ने लिखा, आजकल बड़े शहरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेंगलोर में रहने वाली नीलोफर फातिमा ने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय सामान देने के बाद इनसे बोला कि मैडम आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ्लैट पर अकेले होने की वजह से इन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो जबरदस्ती वॉशरूम में घुस गया और जब बाहर निकला तो अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने की कोशिश करने लगा। नीलोफर ने पहले ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए कैमरा चालू देख हड़बड़ी में डिलीवरी बॉय वहाँ से भाग गया। बेंगलोर पुलिस और फ्लिपकार्ट को इस युवक पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोई महिला घर में अकेली है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसका फायदा उठाए।
जुबैर जानकारी देते हुए बताते हैं, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी एजेंट विजय मल्लिकार्जुन कामत को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि नीलोफर फातिमा ने मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। चलिए अब चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। देश के अलग अलग रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मॉब लिंचिंग, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इसके अलावा मजहबी पहचान को लेकर बढ़ती परेशानियां और अब कई रियासतों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की मांग के बीच 24 जुलाई को दिल्ली में मुस्लिम सियासत और मुस्लिम तंजीमों से जुड़ी बड़ी शख्सियतें एक ही मंच पर जमा होने जा रही है। इस अहम इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात, मुसलमानों के सामने पेश आ रही मुश्किलों और आगे की राह पर तफसील से गौर किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेता और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी समेत अलग अलग सियासी दलों के मुस्लिम सांसद शामिल होंगे। वहीं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जमाते इस्लामी, जमाते अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे। बैठक में मुल्क के अलग अलग रियासतों में मस्जिदों और मदरसों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई, मुसलमानों के सामने पेश आ रही चुनौतियां, समान नागरिक संहिता और उत्तराखंड में मदरसों को बंद किए जाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होगी। इन तमाम मामलों पर साझा राय बनाने और आगे की रणनीति तय करने पर भी गौर किया जाएगा। बैठक का एक अहम एजेंडा ये भी बताया जा रहा है कि अगर लगातार सरकारें मुसलमानों को इंसाफ दिलाने में नाकाम साबित हो रही है, तो क्या अब मुसलमानों को गैर तआवुन तहरीक यानी चुनाव के बहिष्कार जैसे कदम पर भी गौर करना चाहिए। इस मुद्दे पर मौजूद सियासी रहनुमा और तंजीमों के जिम्मेदार आपस में मशविरा करेंगे। ये इजलास इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स नाम की तंजीम की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर ये बैठक मुस्लिम सियासत और सामाजिक तंजीमों के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें मुल्क भर में मुसलमानों से जुड़े अलग अलग मसलों पर साझा रुख अपनाने और आगे की राह तय करने की कोशिश की जाएगी। इस पर पूरे देश के मुसलमानों की नजर रहेगी। इसी खबर को साझा करते हुए मिल्लत टाइम्स ने लिखा, नई दिल्ली, आगामी 24 जुलाई को दिल्ली में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स संगठन की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के मौजूदा हालात और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, AIM सांसद असुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के मुस्लिम सांसद शामिल होंगे। साथ ही जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी व मौलाना महमूद मदनी, जमाते इस्लामी, जमाते अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक के मुख्य एजेंडे में विभिन्न राज्यों में मस्जिदों, मदरसों पर चल रहे बुलडोजर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड में मदरसों को बंद किए जाने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकारों द्वारा न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विकल्प और इन मुद्दों को संवैधानिक, लोकतांत्रिक व कानूनी तरीके से उठाने के लिए भविष्य का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एक यूजर ने लिखा, जिस तरह 1947 में करा था दारुल उलूम ने, इसी तरह फिर दोबारा दोहराने का वक्त है। अब अच्छी सी ही बात करना, वहाँ बैठ के कभी इधर उधर की फेंको बस। अब बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके देश में लोकतंत्र पर जब जब संकट आया है, अलग अलग समूह अपने हक और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। देश की खेती किसानी पर संकट आया तो किसान लगभग 1.5 वर्ष तक दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए और अंततः अपनी जीत हासिल की। उससे पहले जब देश की बड़ी आबादी से कागज मांगकर उन्हें नागरिकता से वंचित करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही थी, तब महिलाएं डटकर खड़ी हुई और सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह शिक्षा के सवाल पर छात्र युवाओं का एक व्यापक आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो चुका है। अपने हक और अधिकार की मांग करने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच का तमगा देने के बाद शिक्षा को केंद्र में रखकर जो आंदोलन शुरू हुआ, वो जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए पिछले 18 दिनों से जारी भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी और आइसा समेत अन्य छात्र संगठनों की अगुवाई में चल रहा ये आंदोलन आगामी 20 जुलाई को 1 माह पूरा कर लेगा। इस आंदोलन में 28 जून से देश के जाने माने शिक्षाविद, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के साथ आइसा के 6 साथी, आइसा की अखिल भारतीय अध्यक्ष नेहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सह सचिव दानिश, मैं स्वयं बतौर आइसा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के छात्र आमीन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से PhD कर रहे ऋषिकेश तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और आइसा की DU इकाई के उपाध्यक्ष दीपक ने शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की।
इस पूरे आंदोलन के केंद्र में देश की परीक्षाओं में हो रही धांधली, भ्रष्टाचार और पेपर लीक का सवाल रहा है। इसी संकट के कारण नीट परीक्षा से जुड़े 22 छात्रों की मौत हुई। छात्रों की इन मौतों लाखों परिवारों की मानसिक और आर्थिक पीड़ा तथा देश के करोड़ों छात्र युवाओं के भविष्य को अधर में लटक जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। कभी इसी देश में एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज उसी देश में 70 वर्ष बाद अधिक जिम्मेदार, लोकतांत्रिक और संवेदनशील होने के बजाय हम ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं जहां नैतिक जिम्मेदारी तो दूर, जवाबदेही का थोड़ा भी असर नहीं बचा है। सोनम वांगचुक लद्दाख जैसे शीत प्रदेश से आते हैं। दिल्ली की भीषण गर्मी में इतने लंबे समय तक बिना भोजन के रहने का उन्हें पहले कभी अनुभव नहीं रहा। इसके बावजूद वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अड़िग हैं। इसके अतिरिक्त देश के अलग अलग हिस्सों से समर्थन देने आए अनेक सामान्य नागरिक भी इस भूख हड़ताल का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में जंतर मंतर पर चल रही ये भूख हड़ताल अब एक व्यापक जन भूख हड़ताल का रूप ले चुकी है। एक और इस देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। चुनावों के समय प्रत्येक वोट के महत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाए जाते हैं। दूसरी ओर जब जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधार, पेपर लीक पर रोक और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर दर्जनों लोग भूख से बेहाल बैठे हैं तथा हजारों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं, तब यही सरकार और व्यवस्था में बैठे लोग लोकतंत्र का ककाहरा यानी ABCD भी भूल गए हैं। अनुराग कश्यप ने भी इस पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, हद पार हो रही है, ये लोग जानवरों से भी बदतर है। ये सब देखकर चुप नहीं रहा जा सकता। यहाँ तक कि जानवर और शैतान भी इतने बेरहम नहीं होते। आखिरकार एक एक करके लोग सोनम के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। सिंगर विशाल ददलानी ने क्या कहा, सुनिए। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। सोशल मीडिया पर मुनव्वर ने लिखा कि भूख हड़ताल हमारे देश की शिक्षा और छात्रों की बेहतरी के लिए है। उन्होंने आगे कहा, सरकार को पेपर लीक की वह समस्या का पक्का समाधान निकालना चाहिए। अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ नहीं। उन्होंने पोस्ट का कैप्शन दिया, छात्र देश का भविष्य है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कामरा कहते हैं, ये जो सरकार है और ये जो कर रही है बहुत सालों से कर रही है। हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कामरा का इशारा नीता अंबानी के पति मुकेश अंबानी की ओर था। विपक्षी नेता और मोदी सरकार के आलोचक अक्सर अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। कामरा के इस बयान पर जनता के एक तबके में नाराजगी भी देखी जा रही है। इसके बाद बात करते हैं छठी खबर को लेकर जो काफी अहम है। कुछ तो रिएक्ट करो, जाओ हाँ ना बोल दो, क्या है नहीं है, मरते हुए मत छोड़ो यार किसी को। 3 इडियट फिल्म देखे, फुनसुक वांगड़ू को जानते हो क्या? Sonam Wangchuk ji, he's not a small man. He's a learned man. CJP प्रोटेस्ट अजाज खान, पूरव झा, ये लड़ाई चुनी हुई सरकार की जवाबदेही के लिए है। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को 17 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा भी कई लोग धरना स्थल पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार वांगचुक का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 109/70 है। सोनम वांगचुक के लगातार गिरते स्वास्थ्य के बीच उनके समर्थन में आवाजें भी उठ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम से अपील की है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे। साथ ही केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो गुरुवार को शाम 5 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन स्थल पर उनके समर्थन के लिए जाएंगे। इस बीच फिल्म और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों ने भी सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। फिल्म जगत की अगर बात की जाए तो भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रकाश राज कांग्रेस जनता पार्टी की स्थापना से ही उसका समर्थन कर रहे हैं। वो बेंगलुरु में हुए CJP के प्रदर्शन में शामिल हुए थे और बीते शनिवार को भी वो जंतर मंतर पहुंचे थे और उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। उन्होंने 20 जुलाई को CJP की संसद चलो रैली के लिए लोगों से इसमें जुड़ने की अपील की थी। प्रकाश राज ने कहा, ये लड़ाई चुनी हुई सरकार की जवाबदेही को लेकर है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की हड़ताल नहीं है। इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जरूरी है कि सवाल किया जाए और सत्ता के गलियारों को असहमति दिखाई जाए।
सोनम वांगचुक जी जो कोई छोटे आदमी नहीं है बल्कि पढ़े लिखे आदमी है जिन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर वो इन बच्चों के समर्थन के लिए भूख हड़ताल पर है तो वो कोई असली वजह होगी। बीते शुक्रवार को पंजाबी सिंगर काका भी धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने इस प्रदर्शन का समर्थन किया था। वहीं रोडीज रियलिटी शो के चर्चित रहे उसके होस्ट रघुराम भी 7 जुलाई को इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके अलावा ऐसे कई सेलिब्रिटी हैं जो धरना स्थल पर तो नहीं पहुंचे हैं लेकिन सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के जरिए इस प्रदर्शन और सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लेखिका अरुंधति रॉय, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, अभिनेता रत्ना पाठक शाह और अर्थशास्त्री जयति घोष शामिल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों से अपना अनशन समाप्त करने की अपील की है। सोमवार को जारी किए गए एक संयुक्त बयान में हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए प्रदर्शनकारियों के बेहद आभारी हैं, लेकिन उनकी लगातार बिगड़ती सेहत को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त करते हैं। इस बयान में कहा गया, हम आपके उद्देश्य की भावना और जिस दृढ़ता व साहस के साथ आप पूरे देश के छात्रों और युवाओं के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उसे सलाम करते हैं। फिल्म अभिनेता अभय देओल ने सोनम वांगचुक का सीधे तौर पर समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से सोनम का धरना स्थल की एक तस्वीर पोस्ट की और इसके साथ टूटे हुए दिल की इमोजी लगाई। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए आंदोलन की से सोनम वांगचुक चर्चा में है, लेकिन इससे पहले वो पहली बार साल 2009 की फिल्म 3 इडियट्स के बाद चर्चा में आए थे। ये दावा किया गया कि इस फिल्म का किरदार रेंचो उनसे प्रेरित था। हालांकि उन्होंने इस बात को एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में खारिज किया था। इसी फिल्म का एक किरदार चातुर रामालिंगम उर्फ साइलेंसर अभिनेता ओमी वैद्य ने निभाया था। ओमी वैद्य ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने लिखा है कि आपको पता है असल जिंदगी का फुनसुक वांगड़ू मर सकता है। ओमी वैद्य वीडियो में कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि फुनसुक वांगड़ू मर जाए, मैं अक्सर ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन आप मुझे सुनिए। क्या आपको पता है कि 3 इडियट्स का फुनसुक वांगड़ू किरदार जिसे आमिर खान ने निभाया था वो वास्तविक जीवन के लद्दाख के इंजीनियर सोनम वांगचुक पर आधारित था। अभी वो हफ्तों से जारी भूख हड़ताल पर है तो आपको उनके बारे में जानना चाहिए। आप उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये शख्स मर जाए, मैं चाहता हूं कि वो जिए। बाकी स्वरा भास्कर भी इस प्रोटेस्ट में अपना सपोर्ट देने के लिए पहुंची। अब बात करेंगे हम इस हफ्ते की 7वीं बड़ी खबर की। आमिर खान ने 3 शादी किया, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको काय को जलन हो रहा है? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो। आमिर खान ने 3 शादी की तो तुम 4 कर लो। आमिर खान के पास ताकत है इसलिए उन्होंने तीसरी शादी कर ली। अगर आपके पास भी ताकत है तो आप भी कर ले। वारिस पठान का मंत्री नितेश पर तंज वायरल। चलिए जानते हैं इस वक्त का वायरल मुद्दा। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने हाल ही में गौरी स्प्रेड से तीसरी शादी की, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। हिंदुत्व की आवाज उठाने वाले मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया और हिंदू समुदाय से आग्रह किया कि उनकी फिल्में ना देखे। इस पर अब AIM नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया आई है। वारिस पठान ने अपने बयान में कहा कि नितेश राणे को आमिर खान से जलन है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वारिस पठान ने कहा, आमिर खान ने 3 शादी कर ली है तो तुम 4 कर लो ना, तुमको कौन रोक रहा है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? आमिर खान ने 3 शादी किया, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको काय को जलन हो रहा है? अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है। आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो। भाई कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना, वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है। बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है। इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता, करो ना। अरे कोई नहीं करता बहिष्कार, क्यों करेंगे भाई? हाँ क्यों करेंगे बहिष्कार? किसी गई आके बोल दिया इसका बहिष्कार कर, हो जाएगा क्या? कौन है ये? क्या इनकी बात की वैल्यू? ये तो आप सवाल के तो मैं जवाब देता हूँ, नहीं तो मैं तो इनकी बात का जवाब भी देने को नहीं समझता हूँ अपने आप को, कि मेरे लेवल के नीचे है ये लोग मेरे। इतना ही नहीं, AIM नेता वारिस पठान ने गुस्से का इजहार करते हुए आगे कहा, आमिर खान की शादी में उनकी पहली और दूसरी बीवी आई, उनका बेटा और बेटी आए, उनके दामाद आए, उनके दोस्त और बड़े उद्योगपति भी आए। किसी को आपत्ति नहीं है, केवल आपको है। आपको जलन हो रही है क्या?
AIMIM नेता नितेश राणे को तंजिया लहजे में सलाह दी है कि आमिर खान के पास ताकत है, इसलिए उन्होंने तीसरी शादी कर ली। अगर आपके पास भी ताकत है तो आप भी कर ले। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो करेगा। आपको ना जिहाद का मतलब मालूम है, बस आकर अपनी जुबान हिलानी है, बकवासबाजी करनी है। आपकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नितेश राणे से वारिस पठान ने सवाल किया कि क्या कभी इंटरकास्ट मैरिज होते नहीं देखी है? आपके दिल के अंदर मुसलमानों के लिए जो नफरत और जहर भरा हुआ है ना, उसी की वजह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं। इनका टारगेट आमिर खान नहीं है, बल्कि इनको केवल मुसलमानों को टारगेट करना है। वारिस पठान का कहना है, मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। इनको आदत पड़ गई है ऐसी बकवास करने की और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की। 8वीं खबर भी इस हफ्ते बहुत चर्चा में रही, देखिए। आमिर खान ने 3 शादी किया और तीनों हिंदू लड़कियों से किया है, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जो है ये जहां कहीं भी मिले इनको तो तुरंत मार देना चाहिए। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठाए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे ने हिंदू समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि ऐसी हस्तियों का समर्थन करने से पहले सतर्कता पूर्वक सोचे। उन्होंने कहा, जब जानी मानी हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी राय है। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति नहीं बन रहे हैं जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं? उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा व्यक्ति बनाने से पहले सोच समझ कर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, नितेश राणे ने कहा कि इस बात पर चर्चा धीरे धीरे जोर पकड़ रही है कि क्या आमिर खान की तीसरी शादी को लव जिहाद के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके के जब सेलिब्रिटी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व सदस्य और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने नितेश को जवाब देते हुए कहा कि अगर आमिर खान 3 शादी कर रहे हैं तो तुम 4 कर लो, कौन रोक रहा है? तुम्हें क्या दिक्कत है? शादी में उनकी पहली और दूसरी पत्नी पहुंची, बेटा बेटी दामाद भी पहुंचे, उद्योगपति भी पहुंचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या दिक्कत है? उनकी क्षमता है, उन्होंने किया। अगर आपके अंदर भी क्षमता है तो आप भी करो। मगर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के एक बयान पर फिर विवाद गहराता जा रहा है। उन्होंने अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर कहा कि वो लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है। अब इस पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने नितेश राणे के बयान का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर आमिर खान को मारने वाले को 5 करोड़ रुपए के इनाम तक की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि इस उम्र में जब मरने का समय है तो वो सिर्फ लव जिहाद का संदेश देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए। बिल्कुल जो है, जिस तरह से आमिर खान ने 3 शादी किया और तीनों हिंदू लड़कियों से किया है, और इस उम्र में जब मरने का समय है तो वह सिर्फ जो है ये संदेश देने के लिए लव जिहाद का, तो नीतीश राणे जी ने जो आरोप लगाया वो आरोप नहीं है, हकीकत है। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जो है ये जहां कहीं भी मिले इनको तो तुरंत मार देना चाहिए। ये लोग समाज के इतने बड़े अपराधी हैं कि आपस में सौहार्द बिगाड़ने के लिए और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है, जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं? तो जो भी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने वाले हैं, इनको जिंदा छोड़ना ही गलत है,
इनको कहीं भी कैसे भी टपका देना चाहिए। और मैं खुल करके कह रहा हूँ, जिस दिन आमिर खान को कोई टपका देगा, इनाम में 5 करोड़ रुपया उसके घर पहुंच जाएगा, और उसकी जो लीगल लड़ाई होगी मैं उसको जो है पूरा खर्चा हम उठाऊंगा। एक यूजर ने महाराज के वीडियो पर लिखा, यही राम राज्य है जहां किसी को मारने पे नाम की घोषणा खुलेआम कर दे, वहां कानून का कोई मतलब नहीं है। क्या संत है ये? संत समाज को बदनाम करने पर तुला है ये पाखंडी। दुनिया सच्चे हिंदू संतों पर विश्वास करना बंद कर देगी। इसने हिंदू को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। इसके बाद बढ़ेंगे हम 9वीं खबर की तरफ। आमिर और गौरी ने 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा में उनके पाली हिल घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। शादी में करीब 150 मेहमान शामिल हुए, जिनमें एक्टर के बच्चे जुनैद, ईरा और आजाद के साथ साथ गौरी का बेटा भी शामिल था। इस शादी की आलोचना महाराष्ट्र बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे ने की। उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताया और कहा कि हिंदू समाज को सार्वजनिक हस्तियों द्वारा लिए गए ऐसे निजी फैसलों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब जानी मानी हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी राय है। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं? उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा व्यक्ति बनाने से पहले सोच समझ कर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने नीतीश राणे के बयान का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर आमिर खान को मारने वाले को 5 करोड़ रुपए के इनाम तक की घोषणा की। आमिर ने इन आरोपों पर सफाई दी है। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने इस मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में अलग अलग धर्मों में शादियां हुई हैं, लेकिन इनमें कभी भी धर्म बदलने की बात नहीं आई। रेडिफ को दिए इंटरव्यू में आमिर ने लव जिहाद के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, सच्चाई ये है कि हमारा परिवार बहुत खुला और सबको अपनाने वाला है। मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदू परिवार में हुई है। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे कजन मंसूर की शादी एक क्रिश्चियन से हुई है। उन्होंने आगे कहा, ना तो गौरी स्प्रेड किरण राव और ना ही रीना दत्ता ने अपना धर्म बदला, क्योंकि हमारी शादियां सिविल मैरिज थी। गौरी तो हिंदू भी नहीं है, वो क्रिश्चियन है, और वो भी प्रैक्टिस करने वाली क्रिश्चियन नहीं है। समय के साथ जिंदगी और भी मजेदार होती जा रही है। अब इस मसले पर वारिस पठान का ताजा तरीन बयान भी सुनिए। कि भाई, मैं आमिर खान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जब ये बीजेपी के नफरती चिंटू आमिर खान का नाम लेकर निशाना पूरे मुसलमान कौम पे करते हैं ना, तो हमको बोलना पड़ता है। ये आ जाते बार बार लव जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद, तो ये तमाम चीज के लिए उनको जिहाद का मतलब तक नहीं मालूम है। अरे इनको बताओ, आमिर खान ने जो 3 शादी किया है, तीनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया है। अब उसमें इनके पेट, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई तुमको क्यों जलन हो रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर वो 3 किया, तुम 4 कर लो ना भाई। जब उसकी शादी में तो सब लोग मौजूद थे, बड़े बड़े उद्योगपति, महाराष्ट्र के बड़े नेता तक गए। इतनी बारिश में झाड़ गिर रहे, फिर भी वहां पहुंचे। इतनी खुशी थी उन लोगों को उसकी शादी में जाने की, उनको किसी को आपत्ति नहीं है। और कुछ लोग जो नहीं जा सके, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अगली बार चले जाएंगे, हो सकता है बाद में भी वो फिर एक बार कर ले। तो ये तो मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है ना, ये जिहाद जिहाद बोल के, तो उस पर हमारा बोला। अभी यकीन मानिए, आमिर खान के परिवार की, उनकी जो बहनें हैं, शायद उन्होंने भी नॉन मुस्लिम से शादी किया है। क्या बोलेंगे आप उसके बारे में? तो ये आपका टारगेट है मुसलमान, बस आपको नफरत फैलाना है, किसी भी तरह मुसलमानों को बदनाम करना है। ये 4 करते। अरे भाई बताओ मुझे, भारत देश में कौन सा मुसलमान 4 शादी करके बैठा हुआ है एक ही जगह पे एक ही वक्त में? कोई नहीं है, खाली बदनाम करने वाली टेक्निक है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि आपको जलन नहीं होना चाहिए। उसमें ताकत है, पावर है, 3 नहीं हो 4थी भी कर लेगा। आप में ताकत है, पावर है, आप 4-5 कर लो ना, कौन रोक रहा है आपको भाई? बाकी अब कानून भी समझ लीजिए। भारत में तीसरी शादी करना गैर कानूनी नहीं है। कानून सिर्फ ये देखता है कि शादी के समय व्यक्ति की पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म हुई है या नहीं। अगर पहली और दूसरी शादी का कानूनी तलाक हो चुका है या जीवन साथी का निधन हो गया है, तो तीसरी शादी पूरी तरह वैध होती है। लेकिन बिना तलाक के दोबारा शादी करना द्विविवाह माना जा सकता है और ये कानूनन अपराध है। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत शादी अमान्य होगी और 7 साल की जेल हो सकती है। अब इस हफ्ते 10वीं और आखिरी बड़ी खबर देखिए। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने डिमोलिश करने का हुक्म जारी किया। बिना नक्शे के बनाई गई इमारत को गिराया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने अनअप्रूव्ड नक्शे के इमारत को इलीगल माना है। सुनवाई के बाद डिमोलिशन का हुक्म जारी किया।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। बता दें कि सपा के सीनियर नेता आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। आजम खान अभी जेल में बंद है। रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत बिना अनुमति के बनाई गई थी। नोटिस दिया गया था, लिखित जवाब दिया है। आज सुनवाई हुई। सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद पता चला कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसमें से सिर्फ 2 का नक्शा अप्रूव्ड है। बाकी 38 भवन बिना नक्शे के पास कराए गए हैं। उन्हें अवैध निर्माण माना गया और आज ध्वस्तीकरण यानी डिमोलिश करने के लिए बुलडोजर चलाने का हुक्म जारी कर दिया गया। डीएम ने आगे कहा, जौहर यूनिवर्सिटी जहां बनी है वो क्षेत्र 2024 के बाद से आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आया है। उससे पहले जिला पंचायत के अधिकार में था। पूरे परिसर में सिर्फ 2 भवनों का मैप जिला पंचायत से अप्रूव कराया है। इसका मतलब है कि उन्हें नियम कानून की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का प्लान ही अप्रूव कराया था, लेकिन 38 भवन के मैप को अप्रूव नहीं कराया। अब इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर जनता में बहुत आक्रोश है। जनता अपने गुस्से का इजहार भी कर रही है। एक यूजर ने लिखा, पिछले 10 सालों में 94,000 स्कूल बंद हुए, वहीं आज इतनी बड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। क्यों? क्योंकि आजम खान ने बनाई है और बिल्डिंग के नक्शे की इजाजत नहीं ली थी। पिछले 12 सालों में कौन सी एक नई यूनिवर्सिटी बनी है बताइए? बल्कि यहाँ तो बंद हुई है। जम्मू का मेडिकल कॉलेज तो याद होगा आपको, जब मुस्लिमों को अपने हुनर पर ज्यादा सीट मिल गई तो कॉलेज ही बंद करवा दिया। और अब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। अरे अब तो सैकड़ों बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उनका भी ख्याल नहीं। आजम खान का छोड़िए, लेकिन उन गरीब बच्चों का तो सोचिए। एक और यूजर ने आरोप लगाते हुए लिखा, एनडीए सरकार ने आखिरी बार कौन सा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाई थी? कुछ याद है? 1 लाख स्कूल जरूर बंद कर दिए। अब बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद युवाओं की बारी है। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। प्रशासन कह रहा है कि यूनिवर्सिटी में कुल 40 भवन है, जिनमें से 38 का नक्शा पास नहीं हुआ था। इसलिए 38 भवनों पर अगले 15 दिनों में बुलडोजर चलाएंगे। ईमानदारी से बताइए, कितने मंत्री, विधायक और सांसद हैं जिनके घरों के नक्शे पास होंगे? उनका घर ढाने की हिम्मत है? शिक्षा व्यवस्था तबाह कर ही दी है। जो बना बनाया है उसे भी बर्बाद कर रहे हैं। शर्म करिए, दिल कैसे नहीं पसीजता। पत्रकार आशुतोष ने लिखा, ये है यूपी। शिक्षा संस्थान तोड़ने की बजाय उसे टेक ओवर कर लेते या नाम बदल देते। इन भवनों को क्लासरूम में बदलकर कॉलेज शुरू कर देते, कितने बच्चों का भला होता। लेकिन यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कौन चलाता है? प्रोफेसर अपूर्वानंद ने लिखा, इसे ध्यान से पढ़े। वे एक यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से गिरा रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम ये माने कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इमारतें बिना मंजूरी के बनी थी। ममता त्रिपाठी ने लिखा, ये बिल्डिंग भले ही किसी की निजी महत्वाकांक्षा की परिणति है, लेकिन सरकार चाहे तो इसका प्रयोग जनता की भलाई के लिए कर सकती है। करोड़ों खर्च करके ये बिल्डिंग तैयार हुई है। अब लाखों रुपए खर्च होंगे इसको तोड़ने में। किसी महापुरुष के नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी का नाम रख दीजिए या इसे सरकारी दफ्तर बना दीजिए, लेकिन जमींदोज करना तो पैसों की बर्बादी और राजनीतिक विद्वेष का परिचायक। पत्रकार आरफा खानम ने लिखा, सिर्फ एक फांसीवादी सरकार ही किसी यूनिवर्सिटी को इसलिए ढहा देगी क्योंकि वो उसके संस्थापक से नफरत करती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मसले पर लिखा, विश्व गुरु से विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं होते, यही है एंटायर पॉलिटिकल साइंस का निचोड़। बाकी आपको बताते चले, डीएम ने कहा कि 2024 के बाद जब से आरडीए ने टेक ओवर किया तभी से नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया नहीं की गई। फिलहाल 15 दिन का समय दिया जाता है कि वो खुद से अवैध निर्माण तोड़ दे। ऐसा ना होने पर आरडीए खुद कार्रवाई करेगा। रामपुर यूनिवर्सिटी पहले भी विवादों में रहा है। इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक ये रामपुर रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यूनिवर्सिटी का कैंपस 250 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैला है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।